जब मैं स्कूल में काम करता था लोगों की सहायता से इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्कूल में आ गया, लेकिन वहाँ पर मोबाइल को ही रिंग नहीं थी तो इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करें? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ई-लर्निंग स्कूल में एक्टिवेट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि बच्चों को ऐसा कुछ देना चाहिए कि जो ऑफ़लाइन चले और बच्चे उसमें रुचि बनाए रखें या बच्चे आसानी से सीख लें। मैं पहले से ही मनोरंजक शिक्षा पे ज़्यादा जोर देता हूँ। जैसे हम शहरी भागों में बच्चों को देखते हैं कि गेम्स खेलने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। तो वैसे गेम जैसे ऐप मैं बना सकूँ ये मैंने यूट्यूब और गूगल पे सर्च किया। तो मुझे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म मिले कि जहाँ पर मुझे ऑफ़लाइन मैं ऐप्स बना सकूँ और बच्चे खुशी-खुशी गेम की तरह वो पढ़ाई सीख ले। नमस्कार, आज की डिजिटल टीचर की कहानी में मैं निमिषा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं जिन्होंने कक्षा 1 की किताब को बंजारा बोली में ट्रांसलेट किया है। इसके साथ ही ग्रामीण बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 50 से ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए हैं। इस कार्य के लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए आज की बातचीत शुरुआत करते हैं। आइए स्वागत करते हैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के जिला परिषद स्कूल जगदम्बा नगर में कार्यरत शिक्षक उमेश खोसे सर का। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। तो सर बातचीत की शुरुआत में हम जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही है? मेरी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, वो मेरे माँ-बाप तो एक खेत में काम करने वाले थे। खेत हंगामी होने के कारण उन्हें दूसरों के खेत में जाके काम करना पड़ता था। मुझे भी जो सैटरडे, संडे को जो छुट्टी मिलती थी, उस समय मुझे भी खेत में काम करना पड़ता था और गाँव की जो गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें ही मेरी प्राथमिक कक्षा शिक्षा पूरी हुई है और जो मैं हायर एजुकेशन है, वो गाँव में ही एक प्राइवेट स्कूल में मेरा वो भी एजुकेशन पूरा हुआ, जो गवर्नमेंट एडेड है। और बाद में मुझे बाहर जनता विद्या मंदिर मुरुड वो सिटी में जाके हायर एजुकेशन पूरा करना पड़ा और मेरा जो टीचर एजुकेशन है वो बार्शी में शंकरराव निंबाळकर विद्यालय में पूरा हुआ। बहुत ही कठिनाइयों के साथ मुझे पढ़ाई करनी पड़ी जहाँ पर मेरे माँ-बाप एक पुअर फैमिली से आते थे। उन्होंने शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया और दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और आज दोनों बच्चे अच्छे स्टेज पे काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। सर जैसा कि हमने आपके बारे में पढ़ा है कि आपने किताबों को बंजारा बोली में ट्रांसलेट किया है और बच्चों के लिए शिक्षा को और ज़्यादा आसान बनाया है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपको क्यों लगा कि किताब को बंजारा बोली में ट्रांसलेट करना चाहिए और उसका बच्चों के सीखने में क्या अंतर आपको दिखाई दिया है? जब मैं 2007 में बेलम तांडा स्कूल में जॉइन हुआ, वहाँ पर 100% कम्युनिटी बंजारा कम्युनिटी है। जो 100% बच्चे स्कूल में आते हैं, वो भी बंजारा कम्युनिटी से आते हैं। वहाँ पर बच्चे जब स्कूल में आते थे, तब उन्हें जब मैं बुलाता था कि इधर आओ, तो उनकी समझ में नहीं आता था। तो एवढी आजो जब मैं बोलता था, तो उनकी समझ में आता था। बहुत से बच्चे इसी कारण स्कूल में आने से डरते थे कि मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, मराठी लैंग्वेज नहीं आती। वहाँ पर ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा था, बच्चे स्कूल में नहीं आते थे। तो इसके ऊपर क्या काम करूँ? ये एक समस्या के ऊपर उपाय काम करने के लिए मैंने सोचा और घर-घर जाकर बच्चों को और उठ के उनके पिताओं को शिक्षा के बारे में जन जागृति की। स्कूल में जो हम विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते थे, उसमें उनके माताओं को शामिल किया और बच्चों को शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए उनकी पहली कक्षा की जो पाठ्यपुस्तक है, उसे हम बंजारा बोली में मैंने अनुवादित करने का प्रयास किया। शुरू में मुझे बच्चों से ही मैंने वो बंजारा बोली सीख ली और मेरे जो साथ सुभाष राठौड़ नामक के जो टीचर थे, वो भी बंजारा कम्युनिटी से आते थे। उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प की इसमें और ये जब मैं ये किताब ट्रांसलेट की, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे स्कूल को हुआ। मेरे स्कूल के साथ-साथ जो महाराष्ट्र के 1500 से ज़्यादा स्कूल है, ऐसे कम्युनिटी के, उनको भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। जब बच्चों को उनकी ही बोली में कविताएँ सुनने को अवसर मिलता था या उनके ही बोली में जब मैं बोलता था, तो उन्हें फैमिली जैसा एनवायरनमेंट स्कूल में लगता था, इसलिए बच्चे खुशी-खुशी स्कूल में आने लगे। जी सर। सर आपको आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो क्या आपके Yes. स्कूल में पहले से ही आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर था? और अगर नहीं था तो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए आपने कैसे काम किया? जिस स्कूल में मैं काम करता था वहाँ पर 100% जो पेरेंट्स है वो काम करने के लिए माइग्रेट होते थे या दूसरों के खेत में या दूसरों के जगह जाकर वो काम करते थे। रोज उनको काम करना पड़ता था। ऐसे लोगों से कि जो बच्चे हैं उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनका भी हक है कि उन्हें भी आधुनिक तकनीकी से शिक्षा मिलनी चाहिए शहरी बच्चों के साथ-साथ। इस विचार से मैंने उनके सामने शुरू में मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आईसीटी के स्कूल में लाना शुरू कर दिया। उनको स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों में उनको शामिल किया, जनसभाओं का आयोजन किया जिसमें उनको समझाया गया कि इस इंस्ट्रूमेंट के कारण बच्चे स्कूल में आने लगेंगे, उनकी रुचि बढ़ने लगेगी। ये जब जन जागृति हुई तब लोगों ने कम्युनिटी हेल्प के माध्यम से मैंने स्कूल में टीवी हो, टैब हो या प्रोजेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही स्कूल में अब जब पिछला स्कूल हो या मेरा अभी का स्कूल हो, दोनों स्कूल में कम्युनिटी हेल्प के माध्यम से मैंने दोनों स्कूल डिजिटल बनाए और बच्चे अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सीख रहे हैं। बच्चों को स्कूल में आने में रुचि लगती है। जब छुट्टी होती है तभी उनको स्कूल आने में मजा आता है। तो जैसा कि हमने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा है कि आपने 50 से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके पास तकनीकी कौशल की कमी होने के बावजूद आपने कैसे ये एप्लीकेशंस बनाए और एक एप्लीकेशन कैसे बनाया जाता है? जिस स्कूल में मैं काम करता था वो स्कूल महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे आता है, जहाँ पर भौतिक सुविधाएं बहुत कम है। अभी भी उस गांव में उस जो बस्ती है उसमें पक्की सड़कें नहीं है, बिजली का प्रॉब्लम है, पानी की अभी भी पूरी सुविधा नहीं है। ऐसे गांव में काम करना या पहले तो 2 किलोमीटर कीचड़ में चल के जाना पड़ता था। ऐसे स्कूल में काम करना एक बहुत बड़ी चैलेंज था हमारे सामने। इसमें मेरे सभी टीचरों का सहयोग है जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया ये स्कूल अच्छा बनाने के लिए। जब मैं स्कूल में काम करता था लोगों की सहायता से इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्कूल में आ गया, लेकिन वहाँ पर मोबाइल को ही रेंज नहीं थी तो इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करें? ये एक बहुत बड़ी समस्या थी कि ई-लर्निंग स्कूल में एक्टिवेट करने के लिए। तो मैंने सोचा कि बच्चों को ऐसा कुछ देना चाहिए कि जो ऑफलाइन चले और बच्चे उसमें रुचि बनाए रखें या बच्चे आसानी से सीख लें। मैं पहले से ही मनोरंजक शिक्षा पे ज़्यादा जोर देता हूँ। जैसे हम शहरी भागों में बच्चों को देखते हैं कि गेम्स खेलने में बहुत बड़ा मज़ा आता है। तो वैसे गेम जैसे ऐप मैं बना सकूँ ये मैंने यूट्यूब और गूगल पे सर्च किया। तो मुझे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म मिले कि जहाँ पर मुझे ऑफलाइन मैं ऐप्स बना सकूँ और बच्चे खुशी-खुशी गेम की तरह वो पढ़ाई सीख ले। इसलिए मैंने शुरू में ऐप्स गैज़र प्लेटफ़ॉर्म हो या थंकेबल हो या एयरड्रॉम हो, जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं। उसपे यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से सर्च किया, नॉलेज ली। मेरी कोई भी टेक्निकल ये एजुकेशन नहीं हुआ है, इसलिए मुझे उसके बारे में मेरे यूट्यूब और गूगल ही गुरु है इसमें। तो मैंने सर्च करके मैंने खुद बनाना सीखा। शुरू में बहुत कठिनाई आई। 2010-11 में मैंने एक काम शुरू किया था, मेरे खुद की वेबसाइट और ऐप्स बनाना। तो कठिनाइयों का सामना करके रात-रात उसका बारे में काम करके मैंने ऑफलाइन ऐप्स बनाए। इसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन भी करना पड़ता था क्या शुरू में राइटिंग में उसके बारे में लिखना पड़ता था, कॉपीराइट इमेजेस ढूँढना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे काम करके मैंने बच्चों को आनंददायी शिक्षा देने के लिए मैंने ये ऑफलाइन ऐप्स बनाए। बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है आपका पूरा सफ़र। सर, अमूमन एक धारणा बन चुकी है कि छोटे बच्चों के हाथों में जब हम मोबाइल या टैबलेट देंगे तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, तो उसको तोड़ देंगे। लेकिन आपने इस अवधारणा को तोड़कर टैबलेट और मोबाइल का कक्षा में इस्तेमाल किया है। तो आप बाकी शिक्षक साथी और पेरेंट्स को बच्चों को टेक्नोलॉजी डिवाइस देने को लेकर क्या सुझाव देना चाहेंगे? जैसे आधुनिकीकरण में हम देखते हैं कि हर चीज़ का जितना फ़ायदा है उतना ही उसका तोटा भी है। हम देखते हैं कि बच्चे जब हम डिवाइस उनके हाथ में देते हैं कि वो शिक्षा के बजाय ज़्यादा गेम खेलना हो या अदर कार्टून्स वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने क्या किया कि बच्चों को जब मैं ये इंस्ट्रूमेंट उनको इस्तेमाल करने देता था तो उनको मॉनिटरिंग करके ही मैं उनके आस-पास इर्द-गिर्द हमारे टीचर भी रहते थे और मैं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी स्कूल में उनके ट्रेनिंग लेके यही बताता कि आपने मॉनिटरिंग के अंडर ही उनको ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए दीजिए
और जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड मोड है, बच्चों को गलत ना दिखे या गलत उनके पास ना चीजें आए, इसलिए रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन करके ही हम ये इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में देते हैं। जब अपने मॉनिटरिंग के अंडर ये बच्चे खेलते हैं, एप्स खेलते हैं, वीडियो देखते हैं या जैसे दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे अंडर जब ये बच्चे खेलते हैं, पीयर लर्निंग करते हैं, तो ये गलत चीजें नहीं देखते। ज्यादा से ज्यादा मैंने पीयर लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि हर एक बच्चे के पास तो टैबलेट नहीं है। तो 3-4 बच्चे जब एक साथ देख रहे होते हैं या एक साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो जब एक बच्चा जो हैंडल कर रहा है वो गलत सर्च करेगा, तो दूसरा बच्चा हमको जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर देगा कि ये सर ये गलत देख रहा है। इसलिए हमने पीयर लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया है। इसके माध्यम से अभी तक तो बच्चों ने इसका गलत इस्तेमाल नहीं किया है। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि एक डिवाइस को 3 से 4 बच्चे यूज करते हैं, तो ये समस्या है कि हर एक बच्चे के पास अलग डिवाइस नहीं है। तो आप इस समस्या होने के बावजूद आपने हर बच्चे को शिक्षण कार्य में सहभागिता कैसे सुनिश्चित की? मैंने पहले ही बताया गया कि हमारे स्कूल जो है वो एक बस्ती में आता है, और हर एक अभी भी दोनों स्कूल का जो एरिया है वो एक ग्रामीण इलाका है, जहाँ पर लोग खेती में काम करते हैं या ज्यादा उनके पास अर्निंग का कोई साधन नहीं। तो ऐसे स्कूल में काम करते समय हम कम्युनिटी कितना भी हेल्प ले, तो हर एक बच्चे के लिए तो हमें उतना आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं खड़ा कर सकता। तो जितने मेरे पास अभी आईसीटी टूल्स है, उनका इस्तेमाल करने के लिए मैंने क्या किया कि पीयर लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया। ग्रुप लर्निंग के में जैसे मैं बता दूँ कि हम दीक्षा ऐप का यूज़ कर रहे हैं, एक चैप्टर है, तो उसका चैप्टर का हमारे बच्चे क्या करते हैं कि टैब के माध्यम से मिरर करते हैं, वो टीवी पे हो या प्रोजेक्टर पे। जब वो चैप्टर शुरू हो जाता है, तो हर एक बच्चा वो टीवी पे और टैब पे देख सकता है कि वो क्या वीडियो शुरू है, क्या उस पे जो हम असेसमेंट करते हैं, वो असेसमेंट ग्रुप में भी वो करते हैं। ऐसे माध्यम से पीयर लर्निंग और ग्रुप के माध्यम से जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा कम है, उस पे हमने ऐसा काम किया। अभी भी इस कोरोना पैंडेमिक में जब हर एक प पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो मैंने जो एक ही घर के पास रहने वाले 3-4 बच्चे एक ही डिवाइस पे कनेक्ट होके ऑनलाइन क्लास में जॉइन होते। ऐसे 100% बच्चों को ऑनलाइन क्लास में जॉइन होने के लिए हमने इसमें भी पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग पे ज़्यादा जोर दिया। जी। सर आपने बच्चों की ज़रूरतों को देखते हुए खुद का मूल्यांकन प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। तो सर ये मूल्यांकन प्लेटफ़ॉर्म क्या है और इसके बनाने से बच्चों के सीखने में क्या मदद मिली है? जैसे मैंने शुरू में बताया कि जब मैंने ये आईसीटी का काम शुरू किया, क्या ई कंटेंट बनाने का, तो मेरे सामने समस्या आई थी कि उस गाँव में मोबाइल की रेंज नहीं थी, तो हम इंटरनेट का तो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ऐसा कुछ बना सकते हैं कि जो इंटरनेट के बिना चले और बच्चों को उसमें जॉयफुल लर्निंग का भी मज़ा आए। तो मैंने शुरू में जो हम देखते हैं कि पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो विभिन्न लिंक्स है, उसके माध्यम से ऑफलाइन टेस्ट बनाए। जैसे केबीसी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हम केबीसी देखते हैं, उस केबीसी की धरती पर ही ये सॉफ्टवेयर बनाया, जिससे बच्चे आसानी से जॉयफुली सीखते हैं। अगर गलत हो गया, तो उनको पीछे जाने का भी उसमें पर्याय दिया जाता है और आगे जाने का भी। अगर उनका आंसर करेक्ट आया, तो वहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आता है। इसलिए बच्चे खुशी-खुशी सीखते हैं, और जब गलती करते हैं, तो उनको भी गलती सुधारने का मौका भी उस सॉफ्टवेयर में दिया जाता है। इसके साथ-साथ अब जहाँ पर अब हर तरफ जब जियो का प्लेटफ़ॉर्म आया, तब से ऑनलाइन इंटरनेट का हर तरफ सुविधाएँ बनी है। तो अब जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, उसका भी इस्तेमाल करके मैंने कम से कम समय में मूल्यांकन हो, असेसमेंट हो, ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके बच्चों को आनंददायी मूल्यांकन का भी प्रयास किया है। जी। सर आपके यूके गुरुजी नाम से वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा था और इस पर किस तरह का कंटेंट आप शेयर करते हैं? जब शुरू में मैंने ये कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा कि मेरे साथ-साथ मेरे स्कूल के बच्चों के साथ-साथ इसका इस्तेमाल दूसरे स्कूल के बच्चे भी करें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मुझे जो वीडियोज़ है वो यूट्यूब चैनल पे डालने पड़ेंगे, और जो मेरा कंटेंट है वो फ्री में यूज़ करने के लिए बच्चों को एक आधा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। तो किस प्लेटफ़ॉर्म पे डाल सकते हैं, तो शुरू में मैंने ब्लॉगर पे काम किया था। ब्लॉगर पे काम करके जब मुझे लगा कि इसका
रूपांतर वेबसाइट में करना चाहिए। तो मैंने यूके गुरुजी वेबसाइट में उसमें तो मेरा जो कंटेंट है जैसे ऑफलाइन एप्स है, ऑफलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट है और अब मैं इस कोरोना पेंडेमिक में जो ऑनलाइन गेम्स है जिसमें मराठी, हिंदी और अंग्रेजी ऐसे 3 विषयों पे मैंने ऑनलाइन गेम्स बनाए और हर दिन उसका शेयरिंग करता हूँ। तो मेरे स्कूल के बच्चे तो इसका आनंद ले रहे हैं, तो मेरे बच्चों के साथ-साथ स्कूल के बच्चों के साथ-साथ महाराष्ट्र और पूरे देश के बच्चे भी इसका इस्तेमाल करें। इसलिए मैंने वो वेबसाइट का निर्माण किया, जो शुरू में मैंने 2010-11 में इस वेबसाइट का क्रिएशन किया था। उसमें भी त बहुत सारी कठिनाई आई, जो मेरे टेक्निकल नॉलेज के कम था इसलिए मुझे उसमें भी सीखना पड़ा। अब इस वेबसाइट पे हर दिन इस कोरोना पैंडेमिक में 10,000 से ज़्यादा ऑनलाइन जो गेम्स है, उसका इस्तेमाल बच्चे कर रहे हैं और बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए इस वेबसाइट के माध्यम से मुझे बहुत सारी हेल्प करने में इस कोरोना पैंडेमिक में मुझे बच्चों को मदद करनी। ये कितनी अच्छी भावना है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ हमारे स्कूल तक और बच्चों तक सीमित ना रहे और इसी को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षक साथियों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए पूरे महाराष्ट्र एडमिन पैनल के द्वारा टीचर्स को टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देने का अति महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं। महाराष्ट्र एडमिन पैनल का जो हमारा ग्रुप है, उसका प्रमुख संतोष भुमले जी है, जिन्होंने 2014-15 में इसका निर्माण किया था। इसमें महाराष्ट्र के जो टेक्नोसेवी टीचर है 20-25 वो एक साथ आके उन्होंने समर डेज में टेक्नोसेवी वर्कशॉप लिए। जिस समय लोगों को एंड्रॉयड मोबाइल कैसे यूज करते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तब इस ग्रुप के माध्यम से हमने समर डेज में 2 या 3 डेज के वर्कशॉप लिए, जहां पर हजारों टीचर हुए और उसमें टेक्नोसेवी ट्रेनिंग ली। आज महाराष्ट्र में टेक्नो टीचर बने, हर टीचरों ने ब्लॉग बनाए, एप्स बना रहे हैं, वीडियो क्रिएशन कर रहे हैं। उन्हें फ्री में वर्कशॉप आयोजन करके शुरू में टेक्नोसेवी टीचर बनाने में काम किया। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यही प्लेटफॉर्म है, यही आगे चल के टेक्नोसेवी टीचर बनाने के लिए इसका यूज किया और आज इस कोरोना पेंडेमिक में भी जो महाराष्ट्र एडमिन पैनल ने काम किया है, उसका परिणाम आज कोरोना पेंडेमिक में ऑनलाइन शिक्षा देने में टीचर आसानी से शिक्षा दे रहे हैं, आसानी से जो ऐप्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर, डिजिटल टीचर की कहानी में आप अगले एपिसोड के लिए किसे नॉमिनेट करना चाहेंगे? डिजिटल टीचर साथ जो ICT अवार्डी है, आनंद आनेमड़ जी एक अच्छे टीचर है, उनको मैं पालघर से है वो, उन्होंने भी ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी पे काम किया है, उन्हें मैं नॉमिनेट करना चाहूंगा। और एक मेरे दोस्त है गढ़चिरौली से जो खुर्शीद शेख जी है, जो गढ़चिरौली में एक नक्सलवादी एरिया में काम करते हैं, वो भी एक इनोवेटिव टीचर है, उनको भी मैं इस कार्यक्रम के लिए नॉमिनेट करूंगा। जी सर। तो सर, बातचीत को विराम देते समय आप हमारे दर्शकों को क्या एक संदेश है जो देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जीवन में ऐसा लक्ष्य रखिए जो आपको असंभव लगे और उस लक्ष्य के लिए आप प्रयास करते रहिए। वो एक दिन वो आपके पास होगा और आपको खुशी-खुशी उसका आनंद लेते देखेंगे। और मैं अपने टीचरों को भी बताना चाहूंगा कि इस कोरोना पैंडेमिक में भी ICT के माध्यम से हम बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। और पिछले 2 साल से मैंने केवल ऑनलाइन शिक्षा ही नहीं दी, तो मेरे बच्चे कोई 10वीं-12वीं की तरह मेरे स्कूल का भी खुद वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन रिजल्ट भी डिक्लेयर, एक में गवर्नमेंट स्कूल है जो ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो आप प्रयास करते जाइए और बच्चों की शिक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए प्रयास कीजिए कि बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास कीजिए। जी सर। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही भारत के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में कार्य करने वाले शिक्षकों की कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम बस आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और सर की कहानी को भी आप साझा करें, एक बदलाव का हिस्सा बनिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और टेक्नोशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर 2 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।